इन रिसर्चर्स की टीम को एक्सप्लोर करते हुए पानी के अंदर कुछ ऐसा मिला जिससे कि उनके होश उड़ गए और पूरे रिसर्च सेंटर की धज्जियां उड़ गई। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है क्रिस और रायल नाम के दो लोगों को दिखाते हुए। ये दोनों मरीन वैज्ञानिक थे जो कि पानी के अंदर मौजूद सभी चीजों की देखरेख करते। दरअसल ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे जो अभी अभी खुली है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम था कि पानी के अंदर जितने भी अननोन चीजें हैं उन्हें डिस्कवर करना, क्योंकि समुद्र के अंदर की बहुत सारी चीजें अभी भी अननोन है। आखिर उसके अंदर कौन कौन से अलग टाइप के जीव हो सकते हैं और कौन सी एंशिएंट चीजें पाई जाती हैं, ये सब वो कंपनी डिस्कवर करना चाहती थी। क्रिस और रायल का एक सीनियर होता है जिसका नाम फोर्ड था। फोर्ड फिलहाल के लिए एक ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा होता है किसी न्यूज रिपोर्टर को, लेकिन वो न्यूज रिपोर्टर कई सारे सवाल पूछ रही थी फोर्ड से। ये सवाल मेनली उनके कंपनी के अगेंस्ट जा रहे थे कि वो किस तरीके से काम करते हैं और इससे समुद्र में रहने वाले एनिमल लाइफ को कोई खतरा तो नहीं। लेकिन फोर्ड ने बताया कि हमारी सारी मशीन्स इस तरीके से बनाई गई हैं जिससे कि वो सेफ रहे। वो सारी चीजें एक सबमरीन की तरह हैं जो कि वहां जाकर सैंपल कलेक्ट करती है और सारे डेटा लेकर हमें प्रोवाइड करती हैं। तो इन चीजों के बारे में हमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों में डिबेट चलता रहता है कि वो सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस और रायल एक अजीब से मशीन को कंट्रोल कर रहे थे। ये वही मशीन थी जो समुद्र के एकदम अंदर तक जाकर वहां पर एक्सप्लोर करती। अब क्रिस और रायल अपने रोबोट के साथ एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो एकदम से नई थी और वहां जाने का उन्हें कोई परमिशन नहीं होता। लेकिन यहाँ फोर्ड इंटरव्यू में बिजी था तो इसीलिए दोनों ने डिसाइड किया कि वो आगे जाकर देखेंगे। धीरे धीरे अब क्रिस और रायल ने रोबोट को आगे बढ़ाया और वो कुछ अजीब सा नोटिस करने लगे। वहाँ पर अब पानी का बहाव काफी ज्यादा हो गया है और हलचल भी होने लगती है। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही थी उन्हें नहीं पता, पर तभी कोई बड़ी सी चीज उनके रोबोट के ऊपर गिर जाती है। इससे उस मरीन रोबोट का पूरा कनेक्शन हेडक्वार्टर से टूट गया था। सारे कैमरास एकदम से बंद हो जाते हैं और कोई भी डेटा नहीं मिल रहा था। यहाँ फोर्ड जो इंटरव्यू में बात कर रहा था वो तो अब मेन हेडक्वार्टर में आता है उन वीडियोस को दिखाने के लिए कि किस तरीके से वो अपनी रिसर्च करते हैं। उसे क्या पता कि वो रोबोट अब आउट ऑफ कनेक्शन हो चुका है। फोर्ड एकदम खुशी में अपने व्यूवर्स को वो सारी चीजें दिखाने आया ही था, तब तक चेरिस ने उसे सच्चाई बताई कि हमारा कनेक्शन टूट चुका है। हमें अपने रोबोट की लोकेशन भी नहीं मिल रही है कि वो किस जगह पर मौजूद है। फोर्ड इस बात से थोड़ा नाराज हो गया और उसने अपने व्यूवर्स से बात बदल दी कि अभी नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से वो कुछ शो नहीं कर पा रहे। वो ये सारी चीजें कभी बाद में भी कर सकते हैं। फोर्ड तो अब चेरिस और रायल पर गुस्सा होने लगा कि तुम सभी ने बिना परमिशन के रोबोट को आगे क्यों बढ़ाया। वो जगह एकदम से अननोन थी, पता नहीं वहाँ पर क्या हो सकता है। बट वो रोबोट जिसकी कीमत मिलियंस में थी वो अब उनके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि वो गायब हो चुका है और उसे किसी भी हालत में ढूंढना उनकी जिम्मेदारी है, चाहे इसमें उनकी जान भी चली जाए, लेकिन वो रोबोट मिलना चाहिए। इसीलिए फोर्ड कुछ टीम मेंबर्स को बुलाता है जो उनकी मदद करेंगे रोबोट को ढूंढने के लिए। वहाँ पर कैप्टन हैंसन अपने कुछ साथियों के साथ आ चुके थे, लेकिन हैंसन ने बताया कि हमारे साथ कोई और भी है। उस जगह पर सारा नाम की एक सिक्योरिटी एजेंट आ जाती है जो मरीन लाइफ से जुड़ी सारी चीजों की सिक्योरिटी रखने का काम करती थी। इस समय सारा को सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वालों ने भेजा होता है इस कंपनी पर नजर रखने के लिए। सारा हर एक चीजों के ऊपर अपनी रिसर्च करेगी और ये देखेगी कि ये कंपनी सच में सेफ है कि नहीं। फोर्ड इस बात से थोड़ा सा गुस्सा था। उसे कोई दूसरा मेंबर नहीं चाहिए था जो इस तरीके से उसके ऊपर नजर रखे, बट ये उसकी मजबूरी होती है, इसीलिए सारा को हर जगह लेकर जाना ही होगा। थोड़ी सी रिसर्च करने पर वो सोनार सिस्टम का यूज करते हुए वहाँ के एक मैप बनाते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर उनका वो मरीन रोबोट गायब हुआ था। अब जब मैप का फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है तो उन्हें पता चला कि उस स्पॉट का एक बड़ा सा हिस्सा एकदम से गर्म हो चुका है। जैसे लग रहा था कि कोई बड़ी चीज ने वहाँ का स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था कि ये चीजें कैसे हो सकती है। इनफैक्ट समुद्र में होने वाली आपदाएं भी ऐसी चीजें नहीं कर सकती। रायल तो इन चीजों को देखकर डरने लगा, शायद उसे कुछ अंदाजा हो गया हो। वो तो कहता है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फोर्ड अब शांत नहीं बैठने वाला था। उसे अपना वो मरीन रोबोट किसी भी हालत में लेकर आना है, तब जाकर रायल को उसके साथ जाना ही पड़ता है। सारा भी उनके साथ आ चुकी थी और अब वो एक सबमरीन की मदद से समुद्र के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे पानी का प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। ये सारी चीजें वो महसूस कर पा रहे थे। अब वो सारे लोग सबमरीन के साथ और भी ज्यादा गहराई में रिसर्च करने के लिए जाने लगे थे। रायल जब निकाले गए सारे मैप को कंपेयर करता जाता है तो उसे वही बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि किसी विशालकाय चीज के साथ टकराकर एकदम बिखर गया था। फोर्ड को यहाँ किसी भी तरीके से अपना वो मरीन रोबोट वापस लेना था। वो बहुत ज्यादा महंगा है और इसके लिए उन्होंने फंडिंग भी काफी जमा की थी। अब जैसे ही अचानक उन्होंने सबमरीन की लाइट साउंड की तो कुछ तो ट्रिगर हो जाता है। पानी का बहाव एकदम से तेज हो गया था और जो भी उस जगह पर विशालकाय चीज थी वो बाहर आने लगी होती है।
अब तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उनकी सबमरीन ऊपर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। फोर्ड ने तो ये सारी चीजें बोट पर मौजूद हैंसन को बता दी थी। हैंसन भी उनकी लोकेशन को ट्रैक करता रहता है, बट थोड़ी ही देर में वो सभी लोग चौंक गए क्योंकि पानी के अंदर से एक विशाल का स्टारफिश बाहर निकलती है। उस स्टारफिश के सामने तो बोट भी एकदम से छोटी सी लग रही थी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका साइज कितना बड़ा होगा। फोर्ड की सबमरीन तो उसी विशाल का स्टारफिश के ऊपर अटकी हुई थी। उन्हें चांस ही नहीं मिलता कि वो नीचे गिरकर दूसरी तरफ चली जाए। फोर्ड और हैंसन एक दूसरे से बात कर रहे थे इन चीजों के बारे में बताने के लिए। हैंसन और फोर्ड का यही मानना होता है कि ये कोई विशाल का एक काइजू है जो कि एक स्टारफिश के स्ट्रक्चर का बन चुका है। अब ये किस तरीके की तबाही मचाएगा उन्हें बिल्कुल नहीं आइडिया। फोर्ड तो जल्द से जल्द मरीन आर्मी के एक कैप्टन हॉर्न को भी ये सारी चीजें समझाने लगता है। उसने यहाँ की लोकेशन प्रोवाइड कर दी थी कि इस जगह पर एक बड़ा सा काइजू आ चुका है और उन सभी की जान खतरे में है, तो वो मदद करने आ जाए। थोड़ी ही देर के अंदर अंदर कई सारे एयर फोर्सेस वहां पर आ चुके थे जो कि अपने फाइटिंग जेट से उस पर हमला करते हैं। स्टारफिश की बॉडी पर जब चोट लगी तो पता चला कि उसकी बॉडी में से लावा निकल रहा है, यानी इससे काइजू के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता था कि वो किससे बना है। शायद समुद्र के एकदम अंदर मौजूद माउंटेन्स में से जो मैग्मा निकल रहा था, उन्हीं सारी चीजों से मिलकर इस विशालकाय क्रिएचर का निर्माण हुआ है। अब इतनी ज्यादा हमला करने के कारण फोर्ड की सबमरीन भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। इसीलिए अब चेरिस और राइल ट्राई करने लगे कि वो थ्रस्टर्स का यूज करके पानी के अंदर वापस चले जाए। स्टारफिश ने तो अपनी एक टेल उठाकर बहुत ही तेजी से पानी पर मारी। इससे समुद्र में इतनी बड़ी लहर उठती है कि वो सुनामी का रूप ले रही थी। हैंसन जो एक बहुत ही अच्छा बोट कंट्रोलर था, वो किसी भी तरीके से उस बोट को बड़ी सी लहर से बचा लेता है, लेकिन पता नहीं वो सब वहां पर सरवाइव कब तक कर पाएंगे। चेरिस ने किसी भी तरीके से थ्रस्टर्स फायर किए और अपनी सबमरीन को पानी के अंदर लेकर चली गई। उन्होंने देखा कि अब मिलिट्री की सबमरीन भी आ चुकी है। वो सब अंदर से मिसाइल फायर कर रहे थे बड़े से क्रिएचर के ऊपर। चेरिस तो अब उन मिसाइल से बचते हुए सबमरीन को दूसरी तरफ लेकर जाती है ताकि उस पूरे हमले में उनको कोई डैमेज ना हो। एक छोटा सा मिसाइल भी अगर उन्हें लग गया तो वो सभी मारे जाएंगे। चेरिस और फोर्ड की टीम मिलिट्री वालों को अपना काम करने के लिए दे रही थी, बट उन्हें क्या पता कि मिलिट्री वालों की वो सबमरीन कुछ ही देर तक सरवाइव करने वाली है। स्टारफिश वाले काइजू को यह अंदाजा लग चुका था, इसीलिए उसने मिलिट्री की बड़ी सी सबमरीन पर हमला कर दिया। यह हमला इतना खतरनाक होता है कि सबमरीन डिस्ट्रॉय हो गया। चेरिस और रायल तो ट्राई कर रहे थे उनसे कांटेक्ट करने का कि उनमें से कोई तो जिंदा है कि नहीं। अगर जिंदा है तो वो अपनी सबमरीन में उन्हें मदद कर सकते हैं, बट सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता, जिसका मतलब साफ था कि मिलिट्री सबमरीन में से कोई बचा ही नहीं। अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वो सभी किसी भी तरीके से सबमरीन को सतह पर लेकर आ जाते हैं। स्टारफिश अब वहां से कहीं दूर जा रही थी, जैसे वो पास ही वाले शहर की तरफ बढ़ रही है। अब फोर्ड को यहाँ पर मरीन कैप्टन का कॉल आता है जिसका नाम हॉर्न था। हॉर्न को फोर्ड ने सारी जानकारी तो दे दी थी, इसीलिए अब हॉर्न कहता है कि तुम सभी वहां से निकल जाओ, आगे की जिम्मेदारी मिलिट्री की है। वो किसी भी तरीके से उस काइजू वाले स्टारफिश को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हॉर्न ने यहाँ पर फोर्ड की कंपनी वालों को चेतावनी भी दी कि अगर उन्हें पता चला कि इस क्रिएचर को रिवाइव करने का काम तुम्हारी कंपनी ने जाने अनजाने में किया है तो तुम सभी को गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। ये बड़ा सा स्टारफिश एक नेशनल थ्रेट हो सकता है जो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने की ताकत रखता था। अब इसे रोका कैसे जाए, मरीन कैप्टन को वही चीजें डिस्कस करनी थी। फोर्ड की टीम को अब कमांड मिल चुका था तो वो वापस अपने बेस सेंटर में जाने लगे। सभी के चेहरे पर एक निराशा झलक रही थी। पहले तो उनका वो रोबोट बेकार हो गया और अब एक कोलोसल मॉन्स्टर बाहर आ चुका है इतने सालों के बाद। वो क्रिएचर कितनी तबाही मचाएगा ये उन्हें भी नहीं अंदाजा, पर अब वो सब होप रखने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। अब यहाँ फोर्ड और उसके सभी साथी इसीलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें उस क्रिएचर को रोकना था। अब वो क्रिएचर लगातार कुछ ही घंटों में उस जमीन पर पहुंच जाएगा जहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पर्वत श्रृंखला मौजूद है और उसके ठीक आगे ही एक शहर है जहाँ पर काफी आबादी वाले लोग रहते हैं। उन सभी को यह अंदाजा तो लग चुका था कि वो स्टारफिश वाला काइजू लावा से बना है जो पर्वतों से बहुत भारी मात्रा में निकलते हैं, तो ये काइजू जरूर उस पर्वत श्रृंखला की तरफ वही सारा लावा कंज्यूम करने जा रहा होगा। बट इस प्रोसेस में कई सारे लोग और बड़े बड़े शहर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इन्हीं चीजों के लिए उन्हें रोकना होगा इस काइजू को। अब ये सारी बातें चली रही थी तभी सारा यहाँ पर फोर्ड को अपने एक टीचर के बारे में बताती है। उसके टीचर का नाम रिहाना था जो कई साल पहले इन्हीं काइजूस के बारे में बताया करती थी। उनका मानना था कि ऐसे खतरनाक काइजूस अभी भी पृथ्वी पर मौजूद हैं जो कि पृथ्वी के अंदर अभी एकदम इनएक्टिव है, लेकिन इन फ्यूचर कभी ऐसा समय आएगा जब वो एकदम से जाग जाएंगे। और सारा को कहीं न कहीं लगता था कि उसकी टीचर ही उनकी मदद कर सकती है। फोर्ड को भी सारा द्वारा बताया गया ये आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए फोर्ड ने सारा से कहा कि हम हेलीकॉप्टर लेकर उनके पास जा सकते हैं। एटलीस्ट कोई सोल्यूशन निकलेगा जिससे कि इस क्रिएचर को रोका जा सके। सारा थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि उसने कई साल पहले रिहाना नाम की अपनी उस टीचर
टीचर को ही पागल करार करके स्कूल से कंप्लेन करके बाहर निकाल दिया था। और सारा उस मोमेंट के बाद कभी भी रिहाना से मिली ही नहीं। इतने समय बीत जाने पर अब वो फिर रिहाना से मिलने जा रही है तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन फोर्ड ने उसे अच्छी तरीके से समझाया कि ये उसकी इज्जत की बात नहीं है, बल्कि कई हजार और कई लाखों लोगों की जान की बात है, तो हमें ये मिशन जरूर करना ही हो। इसीलिए फोर्ड अपने बाकी टीम मेंबर्स को ये प्लान बताता है और एक हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। सारा ने ये भी बताया कि उसकी वो टीचर रिहाना एक अलग आइलैंड पर जाकर बस चुकी है। उनकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता था तो वो अलग ही जाकर रहने लगे। सबसे पहले फोर्ड और उसका साथी अपने बेस कैंप पर उतर जाते हैं और वहाँ से सारा को हेलीकॉप्टर से वही आइलैंड पर भेज दिया गया था। सारा सीधा ट्रेवल करते हुए उस आइलैंड यानी कि रिहाना के घर के पास पहुंच भी गई थी। रिहाना बाहर निकलकर ये सारी चीजें नोटिस करती है और उसे पहचान भी गई। शुरुआत में तो रिहाना सारा से कुछ बात नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा होता है कि सारा इतने समय बाद माफी मांगने आई है, लेकिन जब सारा ने असली रीजन बताया उन क्रिएचर्स के बारे में तो रिहाना उसे जल्द से जल्द घर के अंदर बुलाकर सारी चीजें पूछती है। रिहाना ने कई सालों से इन्हीं क्रिएचर्स के ऊपर अपनी रिसर्च की होती है और वही सारी रिसर्च वो सारा को दिखाकर समझा रही थी। जिस तरीके से स्टारफिश वाले काइजू के बारे में डिस्क्रिप्शन सारा ने रिहाना को दिया होता है, वो समझ गई कि ये लेजेंडरी काइजू जिसका नाम टैंगू था वो है। ये काइजू कई सालों से पानी के अंदर मौजूद वोल्केनोस के लावा खाकर बड़ा हुआ है और ये जितना खाता जाएगा उसका साइज उतना ही बढ़ेगा। सारा ने बताया कि हमारे पास एडवांस मिलिट्री फोर्सेस के वेपन्स हैं और कई सारे टॉक्सिन्स भी मौजूद हैं जिससे कि इस क्रिएचर को मार सकते हैं। लेकिन रिहाना ने कहा कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इस बड़े से स्टारफिश वाले क्रिएचर को मारने के लिए एक दूसरा लेजेंडरी काइजू चाहिए। उस दूसरे काइजू को काइजू स्लेयर नाम से जाना जाता था, जो आज भी पृथ्वी के क्रस्ट में सोया हुआ है। वो दोनों काइजू एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। हमें काइजू स्लेयर को ही जगाना होगा जिससे कि वो इस क्रिएचर को मार कर खत्म कर दे। इसके अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ फोर्ड कैरिस और रायल के साथ अपनी रिसर्च पे लगा हुआ था। उन्होंने स्टारफिश काइजू के बॉडी स्ट्रक्चर की जांच पड़ताल करने के लिए पानी में एक ड्रोन भेजा होता है। ये ड्रोन लगातार उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी भेज रहा था। चेरिस जो इसे कंट्रोल करती है, अब वो ड्रोन को उस स्टारफिश के मुंह के पास लेकर जाने लगी। स्टारफिश के तो बहुत ही बड़े बड़े नुकीले दांत मौजूद थे और उसके पेट में से कुछ रोशनी निकल रही होती है जैसे कि वो कोई एनर्जी जनरेट कर रहा हो। अचानक अब वो थोड़ा और पास जाते, इससे पहले स्टारफिश ने अपने दांतों के अंदर दबाकर उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सारे सिग्नल वहां से अब टूट गए जिससे कि अब वो कोई भी जानकारी नहीं भेज सकते। चेरिस ने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये देखते हुए बताया कि अब सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं जब वो स्टारफिश उन पर्वत श्रृंखलाओं के पास पहुंच जाएगी और वहां के सारे लावा को एक्सट्रैक्ट करके खाने लगेगी। ऐसा होने पर तो बहुत बड़े स्केल पर भूकंप आने के चांसेस हो सकते हैं। रास्ते में जो शहर पड़ने वाला है वो तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी अगर उतने सारे लोगों की जानें बचानी है तो इस क्रिएचर को रोकना जरूरी होगा। अब वो कैसे होने वाला है ये तो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। सारा तो अब अपनी प्रोफेसर रिहाना को बिठाकर उस जगह पर लेकर जाने लगी जहाँ वो दूसरा काइजू रहता था। रिहाना ने वो मैप पर लोकेशन बताई कि हमें किस जगह पर पहुंचना है। रिहाना ने ये भी बताया कि दुनिया में कुछ ऐसे भी काइजू हैं जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो सिर्फ पृथ्वी की प्रोटेक्शन करते हैं दूसरे काइजू से। बट कहीं ना कहीं सारा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि एक स्टारफिश वाला काइजू ही उन पर भारी पड़ रहा है। ऊपर से वो सब दूसरा काइजू को जिंदा कर देते हैं तो मुसीबत और बढ़ सकती है। पर फिलहाल सारा को अपने प्रोफेसर रिहाना पर भरोसा करना ही होगा। दूसरी तरफ फोर्ड काफी परेशान था। उसने तो जनरल हॉर्न और पूरी नेवी को बताने की कोशिश की कि ये खतरा कितना बड़ा है, लेकिन फोर्ड की बात को कोई भी सीरियस ही नहीं ले रहा था। इस मोमेंट पर जाकर फोर्ड अपनी टीम के साथ उस स्टारफिश वाले काइजू को मारने का एक प्लान बनाता है। फोर्ड को उस काइजू के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली होती है उसे ये तो श्योरिटी हो गई थी कि उसके पेट में बहुत सारी गैसेस और केमिकल्स मौजूद हैं और अगर इन केमिकल्स को किसी भी तरीके से एक्सप्लोजन में डाल दिया जाए तो उस काइजू के इंटरनल स्ट्रक्चर की बॉडी के स्ट्रक्चर एकदम टूटने लगेंगे। ब्लास्ट के कारण हो सकता है कि वो मारा भी जाए। सिर्फ उन्हें अपने ड्रोन की मदद से एक ऐसे एंटी केमिकल को देना होगा जो रिएक्शन कर सके। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम आती है कि उस क्रिएचर के अंदर कैसे घुसा जाए। ओपनिंग का तो सिर्फ एक ही रास्ता था, वो होता है उसका बड़ा सा मुंह और उसके मुंह के चारों तरफ बड़े बड़े दांत मौजूद थे। लास्ट टाइम ड्रोन की मदद से जांच करने पर उनका बुरी तरीके से नुकसान ही हो गया, बट इसके अलावा उन्हें और कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देता। अब जनरल हॉर्न को प्रेसिडेंट का कॉल आता है जो इस खतरे के बारे में पूछ रहे थे। जनरल हॉर्न ने सारी चीजें समझा दी कि हम अपने वेपनरी की मदद से उस क्रिएचर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सिर्फ उन्हें कुछ समय चाहिए जिससे वो अपनी नेवी को वहां तक लेकर चले जाएं। अब जनरल हॉर्न जैसे ही कॉल डिक्लाइन करते हैं तभी उन्हें फोर्ड का कॉल आ जाता है। फोर्ड हॉर्न को सारी चीजें बता रहा था कि किस तरीके से वो क्रिएचर पर्वत श्रृंखला तक पहुंच रहा है
और अगर एक बार उसने वो सारी श्रृंखला के अंदर का लावा एब्जॉर्ब कर लिया तो पूरे वातावरण में अजीब तरीके के न्यूक्लियर गैसेस फैल जाएंगी। इससे लोगों की जान खतरे में होगी, बल्कि आने वाली जनरेशन पर भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो उनके पास एक प्लान है जिसे कि वो कंटिन्यू करके उस क्रिएचर को मार सकते हैं। जनरल हॉर्न तो फोर्ड की इन चीजों को अच्छे से सुन रहा था, लेकिन वो बिल्कुल कन्विंस नहीं होता उसके प्लान से। वो नहीं चाहता था कि इतने बड़े काम का क्रेडिट एक नॉर्मल बिजनेसमैन लेकर जाए। इसीलिए जनरल हॉर्न ने फोर्ड से साफ साफ कह दिया कि तुम मिलिट्री के काम में दखल अंदाजी मत करो। अगर तुम्हें ऐसा करते पाया गया तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फोर्ड तो अब जनरल हॉर्न की बातें बिल्कुल नहीं सुनता और अपनी टीम के पास आकर प्लान को कंटिन्यू करने लगता है। उसे गिरफ्तार होने से ज्यादा लोगों की जानें बचानी थी। उसके लिए तो अब गिरफ्तार होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट लोगों की जानें बचानी थी। फोर्ड ने तो चेरिस और राइल के साथ मिलकर एक ड्रोन बना भी लिया था जिसके अंदर वही एंटी केमिकल्स मौजूद थे। वो अब उसी ड्रोन की मदद से लगातार एंटी केमिकल को क्रिएचर के पास लेकर जाने लगे। लेकिन समुद्र में दूसरी तरफ हमें वही नेवी के बड़े बड़े शिप्स दिखाई दिए जो क्रिएचर पर हमला करने आ रहे थे। जनरल हॉर्न के कहने पर उन्होंने फायरिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। बड़ी बड़ी मिसाइल जाकर उस काइजू वाले स्टारफिश से लगती जाती हैं, बट इन चीजों से स्टारफिश की बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि इस हमले ने तो उस क्रिएचर को काफी गुस्सा दिला दिया होता है। स्टारफिश वाला काइजू अब बाहर निकलता है और अपने बड़े बड़े टेंटिकल की मदद से कई शिप को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। ये उसके लिए तो चंद सेकंड का ही काम था। जनरल हॉर्न फिलहाल के लिए हमला रोक देते हैं और पीछे हटते हैं, बट तभी उन्हें पानी के अंदर एक डिवाइस का पता चला। ये डिवाइस लगातार काइजू के पास जा रहा था जो किसी और का नहीं बल्कि फोर्ड और उसकी टीम का होता है। जनरल हॉर्न को जब ये चीजें स्पेसिफाई होती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे। उन्होंने अपने मिलिट्री सोल्जर्स को आदेश दिया कि उस बिजनेसमैन और उसकी टीम को गिरफ्तार कर लिया जाए। उनके रिसर्च को पूरी तरीके से हमें रोकना होगा। इस बार यहाँ पर राइल उस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था। आज तक उसने हर मिशन कंप्लीट किया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। थोड़ी सी गलती उनके पूरे मेहनत पर पानी फेर देगी। फिर भी राइल धीरे धीरे उस ड्रोन को क्रिएचर के मुंह के पास लेकर जा रहा था। अब अचानक फोर्ड ने नोटिस किया कि उनकी बेस के पास कई सारे मिलिट्री सोल्जर्स आ रहे हैं जो कि ऑब्वियसली उन्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ये बातें जब फोर्ड ने अपने साथियों को बताई तो वो यहाँ से जाने से मना कर दे रहे थे, क्योंकि वो गिरफ्तार हो जाएंगे लेकिन इतने सारे लोगों की जान खतरे में नहीं डालेंगे। अब उनका ड्रोन क्रिएचर के मुंह के बहुत क्लोज पहुंच चुका था। चेरिस और राइल अपने एंटी केमिकल को जोर से फायर करते हैं, बट उसी मोमेंट पर सारी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी मिलिट्री फोर्सेस द्वारा। सभी अंदर घुसकर अब सीधा गन पॉइंट कर देते हैं और उनकी रिसर्च को रोकते हैं। मिलिट्री फोर्सेस सीधा अंदर घुसकर उन सभी को गन पॉइंट पर लेकर उनकी रिसर्च को रोक देते हैं। अब ये चीजें उन्हें नहीं पता कि एंटी केमिकल जो फायर किया गया था वो क्रिएचर के मुंह में गया भी कि नहीं। बट अब प्रॉब्लम की बात ये थी कि मिलिट्री फोर्सेस उन्हें गिरफ्तार करके प्रिजन में बंद कर देंगे। अब जनरल हॉर्न की पूरी नेवी टीम समुद्र में उतर चुकी थी उस क्रिएचर पर एक साथ हमला करने के लिए। उन्होंने चारों तरफ मिसाइल फायर करना स्टार्ट किया जो कई जाकर उस क्रिएचर की बॉडी पर भी लगते हैं। अब पता नहीं उस क्रिएचर की बॉडी में ऐसे कौन से रिएक्शन हुए कि वो ऊपर आने लगा। अचानक उस क्रिएचर की पूरी बॉडी एकदम से पलट जाती है और जैसे कि वो मर चुका हो। जनरल हॉर्न को लगा कि उनकी टीम ने मिलकर उस क्रिएचर को हरा दिया है। उस स्टारफिश काइजू की बॉडी में से अब छोटे छोटे अंडे निकलने लगे थे। ये अंडे उड़ते हुए चारों तरफ फैल रहे होते हैं जैसे कि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहती है। ये सारे अंडे उसके बच्चे होंगे, यानी कि इसके अंदर भी काइजू हो सकते हैं। हॉर्न इस बात से एकदम से डर गया और सीधा कॉल लगाता है फोर्ड को। जनरल हॉर्न को पता था कि फोर्ड और उसकी टीम को पकड़कर प्रिजन में लेकर जाया जा रहा है, लेकिन फोर्ड और उसकी टीम ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उस क्रिएचर को मारने की ताकत रखते थे। ये चीजें हॉर्न को समझ चुकी थी, इसीलिए वो फोर्ड से मदद मांगता है। अब पास ही वाले शहर में वो बहुत ही बड़े बड़े अंडे आकर गिरने लगे थे। अंडे टूटने के बाद उनमें से तुरंत ही वही छोटे छोटे काइजूस निकलने लगे जो हवा में उड़ने की काबिलियत रखते हैं। सारे काइजूस अब मिलकर लोगों पर हमला करने लगे थे। एक बड़ा सा अंडा तो मिलिट्री जीप के सामने आकर रुक जाता है जिसमें कि फोर्ड और उसके दोस्त मौजूद हैं। सभी सोल्जर्स उतरकर जब चेक करने गए तो अंडे से वही क्रिएचर निकलता है और उस क्रिएचर ने तो अपने मुंह से बहुत सारे फ्लेम्स फेंकना स्टार्ट कर दिया। उनमें से कई सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठते हैं। फोर्ड किसी भी तरीके से चेरिस और राइल के साथ वहां से भागने लगा। एक फीमेल सोल्जर भी अपनी जान गंवा देती है उस क्रिएचर को मारने के चक्कर में। फोर्ड को अचानक एक टनल दिखाई देता है, इसीलिए वो चेरिस और राइल के साथ अंदर जाने लगा। अफसोस की बात ये हो गई कि क्रिएचर ने वहां पर आग फेंकना स्टार्ट कर दिया और उस आग से राइल बच नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। फोर्ड और चेरिस किसी भी तरीके से उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन साइड में उनके एक और अंडा होता है जो अभी तक फूटा नहीं होता, यानी वो भी बाहर निकलकर उन पर हमला कर सकता है। अचानक फोर्ड को सारा का मैसेज आया जिसमें कि वो उसे लोकेशन बता रही थी कि कहाँ वो हेलीकॉप्टर से उनसे मिलेंगे। इसीलिए फोर्ड और चेरिस उसके पास पहुंचते हैं।
सारा के सामने उसकी प्रोफेसर रिहाना मौजूद थी। रिहाना ने फोर्ड को अपना प्लान बताया कि किस तरीके से वो दूसरे काइजू का यूज करेंगे इन पूरे काइजूस को खत्म करने के लिए। फोर्ड को सबसे पहले काफी डर लग रहा था क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है, पर रिहाना के इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के कारण उसे इस बात पर मानना ही पड़ा। हमें तो हवा में कई सारे वो उड़ने वाले क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं जो उन्हीं पर्वत श्रृंखला की तरफ बढ़ रहे थे। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स वहां पर आकर उन पर फायर भी करते हैं, बट एक साथ आकर वो क्रिएचर्स मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पता चला कि वो सारे उड़ने वाले क्रिएचर्स पर्वत श्रृंखला पर बैठकर खोदना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी वो सभी पर्वत के अंदर मौजूद मैग्मा को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। फोर्ड ने तो अब सीधा जनरल हॉर्न को कॉल कर दिया था और अपना वो दूसरा प्लान बताता है, यानी कि वो दूसरे काइजू को एक्टिवेट करेंगे ताकि वो इन सभी को मार दे। जनरल हॉर्न को कुछ सूझ नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने ये परमिशन दे दी थी। अब रिहाना के कहने पर फोर्ड अपने सभी साथियों के साथ एक अंडा लेकर उस माउंटेन की तरफ बढ़ने लगा जहाँ पर उस दूसरे काइजू के होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। उन्हें सिर्फ उड़ने वाले उस क्रिएचर के अंडे को वहां जाकर ओपन करना था ताकि वो दूसरा काइजू एक्टिवेट हो जाए। किसी भी तरीके से उन्होंने क्रिएचर को ठंडे पानी में डालकर उसका शेल तो तोड़ दिया, बट उस उड़ने वाले क्रिएचर ने उन पर ही हमला करके एक इंसान को मार दिया होता है। अब फोर्ड, चेरिस, सारा और रिहाना सभी ट्राई करने लगे उस क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। सभी पर्वत श्रृंखलाओं के एकदम अंदर चले गए थे, बट वो उड़ने वाला क्रिएचर चारों तरफ लावा फैलाते रहता है। अचानक अब वो सारी पर्वत श्रृंखलाएं एकदम से हिलने लगी और वो देख पाते हैं उस दूसरे काइजू को जो बहुत ही बड़ा था। काइजू ने अपने आसपास जितने भी छोटे क्रिएचर थे सबको मारना स्टार्ट किया और अब फोर्ड और उसके सभी साथी खड़े होकर दोनों की लड़ाई देख रहे थे। हमें अब समुद्र के अंदर वो स्टारफिश वाला काइजू दिखाया जाता है जिसके अंदर से अब 2 पंख निकलने लगे थे। ये पंख बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और वो उड़ते हुए सीधा दूसरे वाले काइजू के पास आ गए। माउंटेन वाला काइजू बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा था क्योंकि उसे हमला करने का मौका नहीं मिलता। स्टारफिश वाले काइजू ने उसे जकड़ कर रखा था, अगर ऐसा चलता रहा तो वो जीत जाएगा। तब जाकर रिहाना ने बताया कि हमें उस माउंटेन वाले काइजू को गुस्सा दिलाना होगा, इसीलिए अब वो सब एक एरो लेते हैं और उसमें लावा डालकर उसके बॉडी पर मार देते हैं। इन चीजों से एक रिएक्शन हुआ, वो माउंटेन वाला काइजू एक एनर्जी निकालता है जो उसके साथ साथ स्टारफिश वाले काइजू को भी खत्म कर देता है। चारों तरफ एक गंध फैल गई थी। धुआं छटने के बाद वहां एक अंडा दिखाई देता है जो उस माउंटेन काइजू का था, यानी उसने ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और यहाँ फोर्ड और उसके साथियों का ये फर्ज बनता है कि वो माउंटेन वाले काइजू के अंडे की हिफाजत करें। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।